हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। जैसे कि हर वीक के करंट अफेयर्स में आपके पास लाते हैं, इस बार पिछले वीक के करंट अफेयर्स जो हैं वो थोड़े लेट हो गए हैं ड्यू टू सम ऑफिशियल वर्क, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पिछले वीक के करंट अफेयर्स सबसे पहले मैं आज संडे को डाल रहा हूँ। नेक्स्ट वीक जो आपका है उसके बाद का 28 मई के बाद के जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपके 1-2 दिन में अपडेट कर दूँगा। हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 22 टू 28 मई के जो करंट अफेयर्स हैं उनको करेंगे, जो कि आपके आने वाले एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एचएएस और एचपीएलाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। देखिए, जो सबसे पहला करंट अफेयर है आज का, जिसमें हम बात कर रहे हैं हंसा एनजी। हंसा एनजी क्या है? यहाँ पे एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। तो ये 2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है, जो कि हमने इंडिजीनियसली बिल्ड किया है, इसका अभी टेस्ट हुआ है। इट वॉज कंडक्टेड एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, जो कि आपकी डीआरडीओ की चलाकरे चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका की, वहाँ पे इस एयरक्राफ्ट की क्या किया हमने टेस्टिंग किया है। जो फ्लाइट टेस्ट किया है इसके इंजन का, जो हमने यहाँ पे टेस्ट किया है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इंडिजिनियसली ये जो हमने न्यू जनरेशन का 2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ये हमने टेस्ट किया है बाय द डीआरडीओ। कहाँ पे टेस्ट किया गया? ये चित्रदुर्गा कर्नाटका वाली साइड पे किया गया। ओके, नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल डे for biological diversity. So International Day for Biological Diversity is observed on 22 मई। 22 मई को इंटरनेशनल डे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोब में। हम इसमें क्या करना चाहते हैं? अवेयरनेस बताना चाहते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो इश्यूज़ हैं बायोडाइवर्सिटी के ऑन द वर्ल्ड, उसको हम करना चाहते हैं। ठीक है। 2000 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 22 मई को इंटरनेशनल डे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए, डेजिग्नेट किया था। यूएन की जो आप अर्थ कॉन्फ्रेंस आप देखते हो, जो रियो दी जनेरियो में 1992 में पहली अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। तो उसमें ये बात की गई कि हमें अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पहले क्या है कि 29 दिसंबर को बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता था 2000 तक, बट 2000 के बाद हमने इसको एज ए 22 मई को बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो हमने डिक्लेयर किया। और इस साल का जो थीम है वो है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो और उसमें से अगर कोई डे है, और ध्यान रखना किसी की अगर थीम काफ़ी छोटी है, मतलब जैसे इसकी है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, तो इस तरीके की थीम को आपने ध्यान में रखना है कि वो पेपर में आपसे पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट है एंथनी अल्बनीज। देखो, ये अभी न्यू ऑस्ट्रेलिया के क्या है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कि लेबर पार्टी के लीडर हैं। और ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 31st प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबेरा जो है वो वहाँ की कैपिटल जो है आपकी वो है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम्स में आएगा कि न्यू ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि देखो अभी जो क्वाड की मीटिंग हुई है टोक्यो में, वो इन्होंने अटेंड की है। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन थे पहले, उन्होंने अटेंड नहीं की है, इन्होंने क्वाड मीटिंग टोक्यो में अटेंड किया। तो अगर क्वाड के मेंबर है और इंडिया उसका मेंबर है, तो ये आपसे प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी एक नवल एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं कॉर्पेट, मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो ये अभी कहाँ पे हुई है? बे ऑफ बंगाल में हुई है। अगर आपको बे ऑफ बंगाल नहीं पता तो इस तरीके से आप इंडिया को अगर जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया में बे ऑफ बंगाल दिखता है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल की इस तरफ जो है ये अरेबियन सी है। ठीक है, तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आपको अरेबियन सी के साथ टच मिलेगा और ये बे ऑफ बंगाल होगा, और यहाँ आपको मिलेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे। तो ये आपकी अभी 22 और 23 को ये जो है आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो अभी पेट्रोलिंग ड्रिल जो है वो हुई है। नेक्स्ट है उड़ीसा वॉन। देखो, उड़ीसा ने 12th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। उड़ीसा टीम जो है पहला इन्होंने गोल्ड लिया है सीनियर नेशनल्स में, जिनसे इन्होंने कर्नाटका को हराया। और ये जो चैंपियनशिप थी, ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? भोपाल, मध्य प्रदेश में चैंपियनशिप हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया सेलिब्रेट 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन राय। 25th बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई है, एनिवर्सरी जो है राजा राम मोहन राय की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75 ईयर्स जो है वो हमारी आज़ादी को होंगे। तो ये 22 मई को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कहता है, क्योंकि इनका जन्म जो है वो 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ था। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसांस भी बोला जाता है। और ये एक तरीके के रिफॉर्मिस्ट भी थे और मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी बिलीव रखते थे।
अगर मैं कहूँ तो राजा राम मोहन राय एक जर्नलिस्ट, मतलब आप कह सकते हैं जर्नलिज्म में काफ़ी माहिर थे और इनको कई सारी क्या बोलते हैं लैंग्वेजेस भी आती थी। सो राजा राम मोहन राय जो है ये एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में राधानगर बंगाल में पैदा हुए थे। इनको जो राजा का टाइटल दिया था वो लेट मुगल जो थे हमारे अकबर टू ने इनको ये राजा का टाइटल जो है वो दिया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राजा राम मोहन राय इनका नाम था, इनको राजा का टाइटल किसने दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। एबॉलिशन ऑफ सती, विडो री मैरिज, ये इनके टाइम हुआ। एबॉलिशन ऑफ सती सबसे मेन है क्योंकि 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम पे आप कह सकते हो कि इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मैं बोलूँगा क्योंकि बंगाल इंडिया तो ये काफ़ी लेट बने थे, 1833 के बाद ये बने थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बैन करा इंडिया में और विडो रीमैरिज पे भी इन्होंने प्रावधान दिया। अब इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी 1815 में, कैलकाटा यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में बनाई और इन्होंने ब्राह्मो सभा बनाई 1828 में, जिसका नाम चेंज होकर बाद में 1829 में उसका नाम क्या बना दिया गया, ब्राह्मो समाज। तो कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मो सभा कब बनी, तो बच्चे उसको 1829 लिखते हैं जो कि गलत है, आप 1828 उसका आंसर करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइपरलूप। देखो हाइपरलूप का कंसेप्ट क्या, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं तो ये एक तरीके की आप टनल टाइप देखेंगे और इसमें से ये इसमें आप बैठ के एक जितनी स्पीड से आपका एयरक्राफ्ट जाता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस उस स्पीड के साथ ये जाएगा और इसमें कोई भी फ्यूल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो हाइपरलूप का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन्होंने अनाउंस किया है कि ये IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट करके मेड इन इंडिया हाइपरलूप सिस्टम बनाएंगे, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भी ये यहाँ पे क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो हाइपरलूप क्या है, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जिसमें वे प्रेशराइज्ड व्हीकल्स ट्रैवल करेंगे थ्रू ए लो प्रेशर टनल और मूवमेंट थ्रू द एटमॉस्फेयर एट ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस सिमिलर टू एयर ट्रैवल। So apartment briefly extremely quick, it is also eco-friendly and consume less power than a electric train and doesn't rely any aircraft, diesel और लोकोमोटिव जो उसको चाहिए होता है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं चाहिए। तो इको फ्रेंडली है इसलिए इस पर वर्क किया जा रहा है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। खादी कमीशन चीफ विनय कुमार सक्सेना, ये दिल्ली के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको चुना गया है। पहले अनिल बैजल जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब इनको NCT ऑफ दिल्ली का क्या हुआ। NCT देखो आपको ये कई बार पूछा जाता है कि NCT कब बना। देखो दिल्ली को आप दिल्ली नहीं NCT बोलते हैं और NCT की जो मेन जगह है वो है न्यू दिल्ली, मतलब उसमें मेन कैपिटल आप उसको बोल सकते हैं न्यू दिल्ली। NCT आपका 1992 में बना था। अगर आपसे जनरली पूछा जाए तो कौन से अमेंडमेंट के अंडर बना था, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंडर आपका दिल्ली NCT बना था और इसी टाइम पे आपकी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनी थी। इससे पहले दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। तभी आप देखते हो केजरीवाल जो हैं, मिस्टर केजरीवाल जो हैं वो CM हैं किसके, दिल्ली के, बट उससे पहले दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, एक सिंपल UT थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिल्ली के अलावा वो कौन सी 2 UT हैं जिनकी खुद की क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये आप मुझे बताएंगे। ओके नेक्स्ट है इंडिया लॉन्चिंग प्रोजेक्ट वार्डेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉर गेम सेंटर। देखो जिसको आप जैसे इस सोल्जर को आप देख रहे हैं तो देखो इसमें इसने क्या किया, इसने ये कैमरा सा लगाया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपको कहीं पे भी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी ऐसी जगह पे नहीं जाने की जहाँ पे आप वॉर की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप यहीं बैठे बैठे आपको ऐसी इमेज दिखाई जाएंगी, आपको लाइव ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में किसी वॉर में बैठे हुए हैं और यहीं पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। सो आर्मी ट्रेनिंग कमांड और गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में हुआ वॉर गेम रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर इन दिल्ली। प्रोजेक्ट का नाम है वार्डेक एज ए प्रोटोटाइप विल बी इंडियाज फर्स्ट सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट वर्चुअल रियलिटी गेम्स, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स। सो सोल्जर्स क्या करेंगे, अपने टैलेंट को इसमें चेक करेंगे, वर्चुअल रियलिटी एंड एगमेंटिंग रियलिटी को, सराउंडिंग्स को चेक करेंगे। So army plan to use gaming center to tech military strategy to its officers. So army will give data to form the backdrop of the game and according to RRU officials, so the participant has genuine experience. तो ये बहुत ही बड़ा, अमेरिका में तो सारे सोल्जर्स जो हैं वो इस तरीके की चीज़ करते हैं। आप अमेरिकन मूवीज़ भी जब आप देखते हो तो उसमें इन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। ये पिक जो है वो US आर्मी की ही है क्योंकि इंडियन आर्मी की अभी ऐसी कोई पिक नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो कितनी ज़्यादा एडवांस जो है वो हो रही है बात है आने वाले कल में। Now WHO
डीजीज ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड जो है वो इंडिया की आशा वर्कर्स को दिया है। आशा के में से मतलब आशा वर्कर 6 आशा वर्कर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। सो इंडिया की 1 मिलियन ऑल वुमेन एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आपको आशा की फुल फॉर्म पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है अगर ये न्यूज़ में है तो। सो दे आर ऑनर्ड विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। तो डायरेक्टर जनरल कौन है, ये अभी आपको आगे करंट अफेयर भी आएगा कि फिर से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया। डॉक्टर तेद्रस अधनम जो है इथोपिया के हैं, ये इनको दोबारा चुना गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। इनके टाइम पे ही कोरोना जो है वो एक तरीके से पीक लेवल पे था। सो इन्होंने कई तरीके से कई जगह में इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया और कई जगह पे इनको डिफेंड भी किया गया। बट यहाँ पे अभी हम ध्यान देंगे तो इनको ये जो अवार्ड है डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड, जो इंडिया की आशा लीडर्स आशा वर्कर्स जो है उनके 6 विनर्स को ये मिला। ओके, क्वाड समिट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड को समझना। क्वाड जो है, अगर आप क्वाड देते हो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, तो इसका है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड समिट जो है, अमेरिका ने क्वाड बनाया था पहले, इंडिया और US ने क्वाड बनाया, मतलब एक दोनों के बीच में अलायंस था। उस अलायंस को ज्वाइन किया बाद में जापान ने, और उस जापान के बाद उसको ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया। तो ये इन चारों को मिला के क्वाड होते हैं। इनकी मीटिंग अभी जो है वो टोक्यो में हुई थी। इसी में इंडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी ज्वाइन किया, जिसमें US जो है वो एक तरीके से किसको काउंटर कर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को, जो चाइना अपना एक्सपेंशन कर रहा है उसको रोकने के लिए किया है। ओके, अब यहाँ पे बात आती क्वाड। आप पिछला अगर CDS का पेपर देखोगे तो उसमें भी क्वाड पूछा गया था, बट उसमें देखो मिडल ईस्ट क्वाड पूछा गया था। अब यहाँ पे कई सारे क्वाड है। मिडल ईस्ट क्वाड में अगर देखोगे तो इजराइल है, UAE है, US है और इंडिया है। तो ये एक मिडल ईस्ट क्वाड है। एक पाकिस्तान ने भी क्वाड बनाया अमेरिका के साथ, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान है, इसमें उज़्बेकिस्तान है, ठीक है, और उसमें US है। तो US तो सभी क्वाड में है। देखो US एक ऐसी कंट्री जो हर कंट्री के पास पहुंची हुई है। तो ये क्वाड आपको ध्यान में रखने, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। और क्वाड, हमारी जो ये क्वाड मेंबर्स हैं, इनके बीच में एक नवल एक्सरसाइज भी होती है जिसको हम बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। पिछले 2021 के CDS के 1 या 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मालाबार एक्सरसाइज किन के बीच में होती है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है क्वाड मेंबर्स के बीच में ही मालाबार एक्सरसाइज होती है, जो कि एक नवल एक्सरसाइज है। ओके, वर्ल्ड टर्टल डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 23 मई को। वर्ल्ड टर्टल डे जो अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो थीम है वो है सेलिब्रेट। इसका जो थीम है आपको ध्यान में रखना है सेलिब्रेट, जिस थीम का आस्क करती है एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। सो आपने मुझे बताना है कि ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं इंडिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में आपको वार्म वाटर्स में ये मिलते हैं। सो ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो अपनी नेस्टिंग के लिए इंडिया की कौन सी स्टेट में आते हैं, है ना। तो कौन सी स्टेट में आते हैं, उड़ीसा स्टेट में आते हैं। उसको उड़ीसा के कोस्ट में आके वो अपनी नेस्टिंग करते हैं। और वो आपका कौन से कोस्ट पे आते हैं, गहीर माथा, वहाँ पे आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, उसके पास आते हैं। तो गहीर माथा आपने ध्यान में रखना, ऑलिव रिडली टर्टल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स अभी आया है, जिसमें इंडिया का रैंक 54 आया। 2019 में इंडिया का रैंक इसमें 46 था। ये अभी 2021 का है, 2022 का इंडेक्स नहीं, ये ध्यान में रखना है। 19 में इंडिया का रैंक 46 था, बट फिर भी साउथ एशिया रीजन में इंडिया का रैंक जो है वो टॉप पे आया हुआ है। सो इसमें जनरली कॉम्पिटिटिव इंडेक्स डायरेक्ट एवोल्यूशन हैव बीन पब्लिश्ड। अभी हर 15 साल के बाद बाइनरी किया जाता है। विच आर द टॉप 3 कंट्रीज ऑन द लिस्ट? जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये जापान आपकी पहली है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट थर्ड है, और इंडिया कौन से नंबर पे आया है? 54th नंबर पे आया है। नेक्स्ट है शिरुई लिली फेस्टिवल। शिरुई लिली फेस्टिवल जो है ये फेमस कहाँ पे है? आपका मणिपुर में है। ये मणिपुर का एक स्टेट फ्लावर भी है। ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, शिरुई लिली फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। तो ये फ्लावर जो है वो जनरली आपको जो है वो कहाँ मिलेगा? उखरूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में ये आपको देखने को मिलेगा। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। जनरली हमारे को नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल्स को याद रखना होता है, तो इम्फाल इसकी कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। एयर पावर इंडेक्स मतलब किसकी एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग है। सो इसमें वर्ल्ड डायरेक्टरी पावर मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने रिलीज़ किया है वर्ल्ड रैंकिंग, जिसमें इंडियन एयरफोर्स जो है वो की 3rd पोजीशन पे आई है। ध्यान में रखना, इंडियन जो एयरफोर्स है उसे 3rd पोजीशन में किया है, मतलब चाइना, इसराइल, जापान, फ्रेंच, इन सबकी फोर्सेस को पीछे रखते हुए इंडिया जो है टॉप पे आई, 3rd नंबर पे आई। और टॉप पे आपकी को है यूनाइटेड एयरफोर्स जो है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो 1st नंबर पे है, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3rd आई है। ये ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है इराक डस्ट स्टॉर्म। देखो इराक में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स आए हैं। सो कम से कम 8 डस्ट स्टॉर्म्स 6 वीक्स में वहाँ पे आए हुए हैं। तो नासा सैटेलाइट ने कैप्चर किए हैं इमेजेस, जिसमें जो स्काई है वो ऑरेंज हो जाता है बिल्कुल, इसमें विजिबिलिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्टर्ब्स लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। ये फोटो में आप देख सकते हैं। सो डस्ट स्टॉर्म्स जो है ये जनरली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं, जिनको वहाँ पे क्या बोला जाता है, शमाल। यहाँ पे इसको देखो, आप कोई भी करंट अफेयर है ना उसको पढ़ के आपको ये पता लगेगा कि उसमें कई न्यूज़ हैं। जैसे शमाल कहते हैं, ये नॉर्थ वेस्टली विंड्स है, तो पेपर में शमाल पूछ देगा वो आपको, तो आप कहोगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट वो करंट के साथ रिलेटेड है। सो दीज विंड लिफ्ट द डस्ट फ्रॉम टिग्रिस यूफ्रेट्स जो बेसिन है सीरिया का और इराक एंड ट्रांसफर टू द पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन पेनिनसुला। तो डस्ट स्टॉर्म स्ट्राइक वेस्ट एशिया एवरी समर एंड विंटर। तो ये आपने ध्यान में रखना है जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन लॉन्च इन उड़ीसा। सो सब फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू हुआ है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने कोलैबोरेशन किया है इनके साथ, और जो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट है उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये क्या बोलते हैं, ये लॉन्च किया है। सो OVEP जो है एक प्रैक्टिकली सेट ऑफ रिसोर्सेज है जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा यंग पीपल टू द ओलंपिक वैल्यू ऑफ एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप। ये जो भावना है एक्सीलेंस की, रिस्पेक्ट की, फ्रेंडशिप की, ये वैल्यूज़ जो हैं ये यंग जो जनरेशन है उसको दी जाएंगे। इट विल बी वैल्यूज़ बेस्ड करिकुलम टू बी इम्प्लीमेंटेड इनिशियली इन 19 स्कूल इन राउरकेला, और भुवनेश्वर के 32,000 चिल्ड्रन जो है 32,000 चिल्ड्रन जो है उनको इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो प्रोग्राम में वैल्यूज़ दी जाएंगी जो कि बच्चों को एक्टिव, हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में मदद करेंगे। ओके, नेक्स्ट है टेड्रोस एडेनम जो है री इलेक्ट हुए हैं DG ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो अभी 75th वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा में हुई थी उसमें इनको चुना गया। तो ये यूथोपिया के पहले, इससे पहले 2017 में जब ये चुने गए उससे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर थे और हेल्थ मिनिस्टर भी थे इथोपिया के। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में, और ये 1948 में क्या हुआ, इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, इंडियन नेवी और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है बोंगो सागर। तो ये आपकी अभी पोर्ट मोंगलो या मोंगला जो बांग्लादेश में वहाँ पे ये हुई है। तो बोंगो सागर आपने ध्यान में रखना है कौन से दो देशों के बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कोलकाता बिकम्स द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट दिस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। कोलकाता मेट्रो 1984 में इंडिया की पहली मेट्रो भी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये डिटेल्स रखेंगी जितनी भी फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है आपके फ्लावर मतलब प्लांट्स, और फोना क्या होता है आपके एनिमल्स। सो इनकी जितनी भी वैरायटी हैं सिटी में उन सब की क्या करेंगे, ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इससे पहले चंडीगढ़ और इंदौर जो हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ जिन्होंने इसका डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, बट मेट्रो सिटी की बात की जाए तो ये पहली मेट्रो सिटी है। नेक्स्ट है परम पोरुल। देखो एक सुपर कंप्यूटर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है परम पोरुल क्या है। तो परम हमारा देखो आप सभी को पता है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, तो वहीं से आपने ध्यान में रखना है। परम पोरुल वो इनॉग्रेटेड बाय NIT तिरुचिरापल्ली अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सो NSM इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इट इज बेसिकली अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जो हाई पावर यूजर इफेक्टिवनेस एंड देयर रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट। मल्टीपल एप्लीकेशन इसको हम यूज़ कर सकते हैं, वेदर में, क्लाइमेट में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इन सभी चीज़ों पे हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो क्या है, राजेश भूषण अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ ए कमेटी बी ऑफ 75। अभी ये मैंने आपको बताया कि जेनेवा में इनकी मीटिंग हुई है, तो वहाँ पे कमेटी बी जो है, मतलब जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी दो कमेटीज़ होती हैं, कमेटी ए और कमेटी बी। कमेटी जो ए होती है वो टेक्निकल और हेल्थ मैटर से रिलेटेड होती हैं, जिसमें क्रिटिकल इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसमें कोई अमेंडमेंट करने हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपके जितनी भी HIV हैं, TB हैं, इन सबको मतलब क्या करना है 2030 तक ख़त्म करना है। और कमेटी बी जो होती है जनरली डिस्कस करती है और रिपोर्ट बनाती है, जैसे कई हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो जैसे कि पैलेस्टीन वाले एरिया में हैं, ईस्ट जेरूसलम वाले रीजन में हैं, सीरियन के गुलान रीजन में हैं, उन जैसी जगहों पे कैसे उनको चीज़ें की जाए, उनको कैसे सुधारा जाए, हेल्थ कंडीशन कैसे सुधारा जाए, उनसे रिलेटेड कमेटी बी होता है। तो कमेटी बी के वो चेयरपर्सन चुने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट गल्फ स्टेट टू रिकॉर्ड द मंकी पॉक्स केस। देखो मंकी पॉक्स जो केस है ये आपका अभी काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये पहली गल्फ कंट्री जहाँ पे ये हुआ है। वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री से एक पर्सन आया था जिसको जो मंकी पॉक्स था उससे ही हुआ है।
तो ये रेयर डिजीज़ है जो 1958 में पहली बार जो है वो पाई गई थी इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, वहाँ पे आपको रिकॉर्ड की गई थी। बट ह्यूमन केस जो है ये इसका 1970 में था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, बट इसको वेरीफाई कहाँ किया गया था 1958 में। उसके बाद ये अफ्रीका के कई देशों में आया, जो अफ्रीका से जो लोग यूरोपियन देशों में गए, जैसे सबसे पहले यूरोपियन कंट्री में यूके जो था वहाँ पे सबसे पहले ये देखने को मिला। सो मंकी पॉक्स का नाम जो है ये डिस्कवर्ड हुआ कि कॉलोनीज वे द मंकी वर केप्ट एज ए रिसर्च, जहाँ पे रिसर्च होती थी मंकीज़ पे। सो जिसकी सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो फीवर एंड रैश है, और ब्लिस्टर, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और पीपल विद सुप्रेस इम्यूनिटी उनको ज़्यादा ये हो रहा है। सो इसका एक एंटीवायरल भी बनाया था टेकोविरीमैट, जो यूरोपियन यूनियन और यूएस में क्या होता है इसके थ्रू इसको क्या किया जा रहा है, अप्रूव भी कर दिया गया कि इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको हम बचा सकते हैं बच्चे को, ठीक है ना। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन। तो अभी ये रिसेंटली बहुत बड़ी एक आर्टिकल 152 के अंदर जिसमें स्पेशल पावर यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो सेक्स वर्क है वो भी एक तरीके का प्रोफेशन अब क्या हुआ कंसीडर किया जाएगा। और इसमें कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलते हैं चेंजेस किए हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ में चेंज किए हैं, मेडिकल केयर में कि उनको हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, ठीक है, अगर उनको बीट अप किया जाता है या फिर उनको मारा जाता है तब उनको मेडिकल केयर दिए जाए। और राइट ऑफ ए चाइल्ड ऑफ ए सेक्स वर्क, मतलब सेक्स वर्कर जो है वो अपने बच्चा भी रख सकती हैं, वो बच्चा रखने का उनको अधिकार है। और मीडिया को भी उन्होंने बोला है कि एक तरीके से मीडिया जो है वो इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें उनके खिलाफ ना छापे, यहाँ पे कहीं पे रेड पड़ती तो वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी को जो है मीडिया वो सबके सामने ना रखे। और इन सबको क्या है आधार कार्ड्स भी दिए जाएँ, इशू किए जाएँ, सेक्स वर्कर्स को भी दिए जाएँ। तो ये एक डिसीज़न जो है बहुत बड़ा डिसीज़न है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली लिया है। कैप्टन अभिलाषा बराक, देखो ये काफ़ी न्यूज़ में थी, कैप्टन अभिलाषा बराक जो है ये अभी न्यूज़ में थी। शी इज़ फ्रॉम हरियाणा एट द एज ऑफ 26, शी इज़ द फर्स्ट आर्मी वुमेन कॉम्बैट एविएटर। सो आर्मी फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर इनको चुना गया है। शी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कॉम्बैट आर्मी कोर्स, जो कि आर्मी का कोर्स होता है, जो कि 6 मंथ्स का कोर्स होता है कि अगर आपने आर्मी एविएशन कॉर्प को जोड़ना है एज ए हेलीकॉप्टर पायलट, तो हेलीकॉप्टर पायलट इनको क्या किया, चूज़ किया गया। सो आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है ये 1986 में बनी थी, और ये इमीडिएटली कब हुई थी, ऑपरेशन पवन, जो कि एलटीटी, जब आपको पता है कि जो जाफना में जो फोर्सेस थी इनको क्रूशियल रोल जो है वो इसने निभाया था उस टाइम पे, ठीक है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, सो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है रिलीज़ की है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इन्होंने 4 की क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स बताए हैं, जिसमें से सबसे मेन है सी लेवल राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रही है, और ओशन हीट जो है वो नए रिकॉर्ड हुए 2021 में ये चीज़ हुई है। तो इन 4 चीज़ों पे उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा जो है इंडिकेटर जो है इन पे फोकस किया रिपोर्ट ने। सो इन्होंने बताया कि जो टेम्परेचर जो है वो 1850 के इंडस्ट्रियलाइजेशन से 1900 तक कितना ज़्यादा बढ़ा है, और दिस वॉज अ लेस फ्रॉम कम्पेयर टू सम रिसेंट ईयर। अगर आप 2021 की बात करोगे तो अभी तक वो सबसे थोड़ा कूल रहा है बिकॉज ऑफ द लालीना, जो कि एक कोल्ड ओशियन करंट है। लालीना क्या है, एक कोल्ड ओशियन करंट है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये जो वाला ईयर है ये थोड़ा सा ठंडा रहा है 2021 का। मैं 22 की बात नहीं कर रहा, 21 की बात कर रहा हूँ। बट पिछले जितने भी ईयर्स 2015 से रहे उनमें ये जो है 7 वार्मेस्ट ईयर रहे हैं। तो सी लेवल जो है वो अभी एवरेज कितना बढ़ रहा है, 4.5 mm पर ईयर जो है वो 2013 से 2021 तक ये क्या है बढ़ा है। तो ये आपको डाटा यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब अगर पेपर आएगा तो वहाँ पे सी लेवल कितना राइज हो रहा है ये आपसे पूछा जा सकता है। INS निर्देशक, इंडियन नेवल शिप INS निर्देशक, जो कि सेकंड 4 सर्वे वेसल्स जो है हमारी, उनमें से सेकंड जो है अभी जो है इसको हमने क्या किया है, लॉन्च किया है। सो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर्स ने कोलैबोरेट किया है LNT से, लार्सन टर्बो शिप बिल्डिंग के साथ इंडियन नेवी में, ये कट्टुपल्ली चेन्नई में इसको लॉन्च किया है। तो शिप वॉज टेकन इन नेम फॉर्म निर्देशक, जो कि एक पुरानी हमारी सर्वे शिप थी, उसी से हमने इसको क्या किया, नाम दिया। तो टोटल कितनी शिप्स बनानी है ये सर्वे वेसल लार्ज जो हमारी शिप्स हैं इनको 4 हमने बनानी है। तो ये सेकंड और पहली वाली का नाम क्या था, संधायक जो है वो सेकंड वाली का नाम था, सॉरी फर्स्ट वाली का जो नाम था, रियली सॉरी। नेक्स्ट इंडियन नोबल टॉम्ब ऑफ सैंड, ये नाम याद रखना आपने, टॉम्ब ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर प्राइज का जो है वो मिला है इनको। तो इंडियन राइटर गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल, इन दोनों ने मिलकर, राइटर ये हैं, ट्रांसलेटर इन्होंने किया है। तो इंडियन नेशनल बुकर प्राइज जो है वो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको मिला है। तो ये तीनों चीज़ें 1 2 3 इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान में रखिएगा। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल,
सो इस आपने इनको तो देखा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, ये इंडियन सिनेमा के काफ़ी मशहूर एक्टर हैं। सो बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑनर्ड विद इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा, दैट इज प्रेस्टिजियस फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में एमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन एक्टर विंसेंट डे पॉल बेस्टोड द ऑनर टू द सिद्दीकी। तो इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्राइज़ मिले हुए हैं, तो फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में भी इनको एक ऑनर दिया गया है कि इन्होंने इंडियन सिनेमा को काफ़ी आगे बढ़ाया। इंडिया ज्वाइंड मूवर्स कोalition। अब इंडिया ज्वाइंस फर्स्ट मूवर कोalition। अब मूवर्स कोalition क्या है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ COP 26, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, जिसमें 50 न्यू कॉर्पोरेट मेंबर्स जो हैं वो एक तरीके से कलेक्टिव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8.5 ट्रिलियन जो है वो कलेक्ट करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। सो फर्स्ट मूव कोalition क्या है कि जिसमें हम क्या करेंगे, डीकार्बनाइज करेंगे हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं जो कार्बन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कार्बन जहाँ से इमिशन होता है, उनको हम क्या करेंगे 30% जो उनका इमिशन जो है वो मतलब ग्लोब का, जैसे इंडस्ट्री है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं, इनसे क्या हो रहा है 30% ग्लोबल एमिशंस होता है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड द एमिशन फ्रॉम दी सेक्टर विल इंक्रीज टू 50%, मतलब मिड सेंचुरी तक, मतलब 2050 तक आपके इनका 50% हो जाएगा। तो इन सबको क्या करना है, हमें डीकार्बनाइज करना है। ये है फर्स्ट मूवर कोalition का मोटो। तो टारगेट सेक्टर जो फर्स्ट मूवर कोalition के वो एल्युमिनियम है, एविएशन है, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग, ये इसमें सबसे मेन टारगेट है, इनको डीकार्बनाइज करना है हमने। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि किसने और क्यों ये दिया है। लेवेंडर फेस्टिवल। सो लेवेंडर फेस्टिवल जो है ये आपका भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे इसमें क्या किया जाता है, इनॉग्रेट किया गया है अभी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। सो जहाँ कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर जो है वो इकोनॉमी में बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। सो भद्रवाह डोडा इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट, भद्रवाह इज़ नॉट द डिस्ट्रिक्ट, भद्रवाह इज़ इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज़ पर्पल रेवोल्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है। तो पर्पल और लेवेंडर रेवोल्यूशन जो है वो 2016 में यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थे इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो पर्पल रेवोल्यूशन कभी पूछें तो ध्यान में रखना किससे रिलेटेड है, लेवेंडर जो कि एक फ्लावर है उससे रिलेटेड है। ये फोटो में आप देख सकते हैं। IB एथलीट्स कमेटी चेयर। सो IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। सो टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोर्गोहेन, जिनको IB एथलीट्स कमेटी की चेयर में शामिल किया गया है। सो IB announced that the Indian boxer and Tokyo Olympic bronze medalist Lovelina Borgohain has received the highest number of votes during the elections. ठीक है, so further Indian boxer Shiva Thapa has also been elected as a member of IB athletes committee in the 2021. तो ये ध्यान में रखना है आपने, इनको टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। अगर आप वीडियो में कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जितने तक आप इसको पहुंचा सकते हैं आप इसे पहुंचाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी 1-2 दिन में पिछले वीक की जो करंट अफेयर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।